नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ सब तक। न्यूज़ सब तक के स्टूडियो से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे न्यूज़ सब तक स्टूडियो में एक ऐसे अतिथि का आगमन हुआ है जिन्होंने जनपद सोनभद्र में कानून व्यवस्था को लेकर बहुत कार्य किए हैं। साथ ही आदिवासी व वनवासी एवं पिछड़े छात्रों के लिए बहुत ही प्रयासरत हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिवक्ता एवं आईबीटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री विकास साक्य जी की। आज हम उनसे बात करेंगे और श्री विकास साक्य जी का हमारे न्यूज़ अब तक स्टूडियो से साक्षात्कार होगा। तो आइए बात करते हैं श्री विकास साक्य जी से। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपने मुझे मौका दिया। विकास जी, आप पेशे से अधिवक्ता हैं और साथ ही यह जो जनपद है, जनपद सोनभद्र आदिवासी व पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर अपने कोचिंग के माध्यम से शिक्षा की अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों प्रोफेशन जो है अलग अलग है, आपने इस प्रोफेशन को क्यों चुना और दूसरी बात कि आप दोनों को मैनेज कैसे कर पाते हैं? देखिए, जब हम अधिवक्ता के रूप में काम करते हैं तो और इंस्टीट्यूट के रूप में जब हम काम करते हैं तो ये देखिए दोनों सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है जी। हम कोर्ट में भी, न्यायालय परिसर में भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, सिखाते हैं और लोगों को कानूनी रूप से मदद करते हैं। और जो हमने आईबीटी इंस्टीट्यूट जो मैंने खोला है उससे भी मुझे सीखने, सिखाने और लोगों की मदद करने का एक मौका है। इसलिए हमारे लिए यह दोनों काम समानांतर हैं, बराबर हैं और हम सीधे लोगों के साथ अधिवक्ता के रूप में भी जुड़े रहते हैं और आईबीटी इंस्टीट्यूट के रूप में भी शिक्षा के क्षेत्र में भी जुड़े रहते हैं। दरअसल यह जो जनपद सोनभद्र है ये आदिवासी बाहुल्य जनपद है। यहाँ गरीबों की संख्या ज़्यादा है और जो गरीब बच्चे हैं वो बाहर जा कर के नहीं पढ़ पाते, तैयारी नहीं कर पाते। घर से उनकी जो बैकग्राउंड है इतनी मजबूत नहीं है कि वो बाहर जा कर के अपनी तैयारी कर सके, एसएससी की कोचिंग कर सके, यूपी ट्रिपल एससी की कोचिंग कर सके। तो उनको देश के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, इस विकास के रफ्तार में उन्हें रफ्तार देने के लिए सबसे निचले पायदान पर जो लड़का खड़ा है या जो हमारी बच्चियां खड़ी हैं, जो जिनको बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, उन्हें हम एक अवसर प्रदान कर रहे हैं आईबीटी इंस्टीट्यूट के माध्यम से। मतलब किस प्रकार के कोर्स हैं और किन किन कोर्सों की सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध है? चूँकि आपने बताया बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर इंजीनियरिंग की कोचिंग या मेडिकल की कोचिंग या छोटे मोटे प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग करने के लिए बनारस, इलाहाबाद या दूर तक यहाँ के बच्चों को जाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे आपके कोचिंग में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन सी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है? देखिए, केंद्र सरकार से रिलेटेड जो वैकेंसियाँ हैं वो एसएससी के तहत गवर्न होती हैं और एसएससी में हम उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी वैकेंसी निकलती है उसके अकॉर्डिंग जी हम उनको शिक्षा देते हैं। आप ऐसे समझिए कि आईबीटी इंस्टीट्यूट दिल्ली के इंस्टीट्यूट है, मैंने उसकी फ्रेंचाइजी लिया हुआ है जी। और हमारे यहाँ जो फैकल्टी हैं, जो दिल्ली में फैकल्टी हैं वही मेरे यहाँ फैकल्टी हैं, उनको हैवी पैकेज पर मैंने यहाँ बुलाया है। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार या अदर स्टेट की जो वैकेंसियाँ हैं जी, वह उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी उनके सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। अब जैसे स्टेट के अंतर्गत जैसे ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी, लेखपाल की, यूपी एसआई की वैकेंसी हो या फिर रेलवे की कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी आ जाए या फिर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हो, इवन डिफेंस की अगर कोई वैकेंसी हो, भारत के रक्षा मंत्रालय से संबंधित, तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसियां हैं इन सारी वैकेंसियों की तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है। जो बच्चे इंटर पास आउट हो चुके हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं
उन सारे बच्चों को वनडे एग्ज़ाम, जी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। जो हम अब सुविधा क्या इसमें देते हैं कि जो बच्चे दिल्ली में जो जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, जी, वही पढ़ाई, सेम पढ़ाई आपके रॉबर्ट्सगंज में हम दे रहे हैं। फैकल्टी जो दिल्ली में है वही फैकल्टी हमारे यहाँ है। हम बीच बीच में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जो बौद्धिक क्षमता है वो मॉक टेस्ट के जरिए, ऑनलाइन टेस्ट के जरिए हम कंपैरिजन करते हैं कि दिल्ली के जो बच्चे हैं या जो बच्चे अदर कोटा राजस्थान में हैं या कहीं भी जो बच्चे हमारे आईवीटी के जो भी ब्रांचेज हैं, इन बच्चों के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ बच्चों की प्रगति सही ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी भी हम समीक्षा करते हैं। और जो हमारे यहाँ ये पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते बहुत सारे बच्चे हैं जो उस लेवल का, जो दिल्ली में जो फीस स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ फीस स्ट्रक्चर नहीं है, उसे डाउन ही होगी यहाँ पे, बहुत डाउन फीस है। और हमने फीस, आप एक तरह से कहिए कि मैं आईवीटी को एक डोनेशन पर मैं चला रहा हूँ, मैं आईवीटी से मेरी कोई रिकवरी नहीं है। और हम बच्चों का जैसे एसएससी का अगर क्लास है तो एसएससी की फ़ीस में 6,000 7,000 इससे ज़्यादा नहीं लेता, और 6 महीने 7 महीने में उसे पढ़ाता हूँ उतना ही पैकेज में। जी, अगर कोई स्टेट की वैकेंसी है तो किसी के पास 3,000 है, 4,000 है, पैसा दे दिया, फिर मैं उसे 3 महीने 4 महीने तक कंटिन्यू उसी पैकेज में पढ़ाता हूँ। आईवीटी इंस्टीट्यूट उनके लिए बुक्स प्रोवाइड कराती है, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी देती है, ऑनलाइन टेस्ट भी कराती है, मॉक टेस्ट भी, सब चीज़ें, सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं आईवीटी की तरफ से। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो जनपद सोनभद्र का जो बेरोजगार नौजवान, जो जिसकी पृष्ठभूमि एक गरीबी रेखा के नीचे रही है, जो किसी तरह से इंटर बीए कर लिए हैं, वो बाहर जा कर के कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते, वो मेरे पास आएँ, हम उनको तैयारी कराएंगे। और अगर वास्तव में वह गरीब है, उसके पास में फीस देने के भी पैसे नहीं हैं, तो हम उसे फ्री में शिक्षा देंगे। बहुत अच्छी बात लगी आपकी, क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है कि इस क्षेत्र में इतनी गरीबी है विकास जी कि बहुत अधिक लोग इंटर तक पढ़ पाते हैं, नहीं इंटर के बाद बाहर जाने की व्यवस्थाएं सबके पास नहीं होती, उतनी सुविधाएं उनको मिल नहीं पाती। और हमको लगता है कि शिक्षा का कैरियर वहीं से बच्चों का ख़त्म हो जाता है। तो आपके द्वारा बहुत ही सराहनीय पहल की गई है, क्योंकि हमारा जो यह जनपद सोनभद्र है आदिवासी है, पिछड़ा है, और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ का नहीं। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। देखिए, मैंने तो अब जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ इस सोनभद्र के अंदर, यह मैंने गरीबी को मैंने बहुत करीब से देखा है जी। इस रॉबर्ट्सगंज के अंदर, मैं तो सोनभद्र का बिंडमगंज का रहने वाला हूँ। 91 से मैं रॉबर्ट्सगंज में हूँ। उस समय मैं हाई स्कूल पढ़ करके आया था। हाई स्कूल में भी बड़ी मुश्किल से मेरी पढ़ाई हो पाई थी। हमारे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हाई स्कूल की फ़ीस दे सकें। तो मैं तो इस रॉबर्ट्सगंज के अंदर, मैंने अभी आपके यही शहर में मुर्तज़ा हसन हाशमी है, मैं उनके यहाँ खाना बनाता था। ये ऑन रिकॉर्ड मैं बातें कह रहा हूँ। अभी हिमांशु द्विवेदी वो आज नहीं है इस दुनिया में, मैं उनका अखबार बांटता था 150 रुपये महीने में। मैं वार्ड नंबर 1 दलित बस्ती में 40 रुपया महीने का मैं कच्चा कमरा लेकर के मैं रहता था। तो मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं तो 2 टाइम में 1 टाइम भोजन मिल पाता था, लेकिन मैंने समझा कि हाई स्कूल के बाद कैसे कैसे करके मैंने इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया, और फिर रॉबर्ट्सगंज से मैं कानपुर गया। वहाँ जूते के फैक्ट्री में मैंने काम किया, जिसमें जूते पॉलिश किए जाते थे। फिर मैं लखनऊ गया, वहाँ पर मैंने काम किया। फिर लौट करके मैं यहाँ आया, फिर मैंने लॉ किया। तो मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ, और मुझे मालूम है गरीबी क्या दर्द है और नौजवानों के बीच में क्या दर्द है। जो पढ़ना चाहते हैं, जिसके अंदर टैलेंट है, उसकी प्रतिभा दब जा रही है, उसकी प्रतिभा, उसको प्रेजेंट करने का मौका उसे नहीं मिल रहा है, ना कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इस जनपद में वो मेरे इंस्टीट्यूट के माध्यम से
हम टेस्ट कराते हैं, अगर वो अव्वल दर्जे उसके आते हैं, पढ़ने में तेज है और वह रैंक होल्डर है और कोई गरीब स्टूडेंट है, तो उसे मैं वो एडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे यहाँ कोचिंग आए करें, आईबीटी इंस्टीट्यूट का दरवाज़ा उनके लिए खुला है। मैं प्रतिभा का सम्मान करता हूँ इस जनपद सोनभद्र के। काफ़ी संघर्षों भरी आपकी भी कहानी रही है और आपने जो संकल्प लिया है इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इतना संघर्ष किया तो आपके मन में ये आया कि हमारे जैसा, मतलब आपके जैसा अन्य बच्चों को संघर्ष न करना पड़े? हमको जहाँ तक लग रहा है आपके बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि इस जनपद सोनभद्र के अंदर हमने जिस तरह से संघर्ष किया, ठीक है, मुझे हर मोड़ पर किसी न किसी का साथ मिला, अच्छे लोग हमको मिले और लोगों ने मुझे प्रमोट किया, सहयोग किया, जो भी मुझसे बन सकता मैंने भी किया लोगों के लिए। तो वह चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो नौजवान है आज का, वो इतनी दर्द और इतनी पीड़ा के साथ अपनी ज़िंदगी न चले। बहुत सारे लोग हैं जो इतना लंबा स्ट्रगल न करके बीच में होपलेस हो जाते हैं और या तो फिर अपनी धारा को मोड़ देते हैं या फिर अपने आप को अपने तरीके से फिर मोड़ देते हैं। हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है नौजवानों को। आईबीटी इंस्टीट्यूट इन सारे हतोत्साहित होने के जो भी चीज़ें हैं इसको छोड़ करके आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप पढ़ाई करिए, आप आगे बढ़िए, आईबीटी इंस्टीट्यूट आपके साथ है। यह मैं मैसेज देना चाहता हूँ नौजवानों को। विकास जी, आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं और अधिवक्ता के साथ साथ आपको समाज की भी बड़ी चिंता रहती है। हमको लगता है, जहाँ तक हमको जानकारी है, कि आपके चौखट तक जो भी पहुँचा है, चाहे उसके पास पैसे हों या ना हों, आप उसकी पूरी मदद करते हैं। तो हम अपने सप्तक के दर्शकों तक आपके संघर्षों को पहुंचाना चाहते हैं और आपकी अभी तक जो भी उपलब्धियां रही हैं वो हमारे दर्शकों से आप साझा करें। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों से यह मैं बताना चाहता हूं कि यह जो चैनल है ये वास्तव में सोनभद्र की एक आवाज़ है। अभी तक सोनभद्र की धरती पर इस तरह की शुरुआत किसी ने नहीं की। आपने शुरुआत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आपको बता दूं, आप लोग सब जानते हैं कि मैं रॉबर्ट्सगंज में 2001 से मैं एज ए अधिवक्ता काम करना शुरू किया था और उस समय जनपद सोनभद्र में नक्सल मूवमेंट के नाम पर यहाँ के जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, उनकी किलिंग बड़ी तेज़ी के साथ उनकी हत्या हो रही थी और बहुत सारे फेक इनकाउंटर, फर्जी हत्या यहाँ पर किया गया, जिसमें बहुत सारी इंक्वायरियाँ हुई। यहाँ जनपद सोनभद्र का बहुत चर्चित एक मुठभेड़ रहा था, रनटोला, और रनटोला में 16 पुलिसकर्मी उसमें आरोपित हुए थे और यह 2003 से लेकर के 2007 तक मैं कंटिन्यू इस पर स्ट्रगल किया था। इतनी लंबी लड़ाई लोग नहीं लड़ते, अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद मुझे न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि न्याय पाने के लिए अगर आप चल पड़े हैं तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं इस प्रतिज्ञा के साथ किसी लड़ाई को उठाता हूँ और मैंने इसमें पूरी लड़ाई में फर्जी इनकाउंटर को मैंने साबित करवाया और पुलिस कर्मियों की वर्दी उतरवा करके आजीवन कारावास करा करके सबको जेल भी भिजवाया और उनको सेवा से टर्मिनेट भी करवाया। बहुत बड़ी वो आज भी वो जेल में हैं। तो निरीह आदिवासियों की सोनभद्र जनपद में गरीबों के दमन करने वालों के खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ और आज भी मैं खड़ा रहता हूँ। और मैं संघर्षों की फेहरिस्त क्या बताऊँ, मैं तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आप जैसे नौजवान हैं और यहाँ के जो स्थानीय जो समाज के प्रति संवेदनशील हैं, उनकी सिंपैथी रहती है। वो भी बहुत किन्हीं कारणों से वो नहीं आगे आना चाहते हैं, नहीं लड़ पाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से उनके सहयोग रहते हैं इस लड़ाई में, तभी हम कोई लड़ाई जीत पाते हैं। और अभी मैं छोटी मोटी मैं थोड़ा सा उदाहरण बता दूं कि यहाँ पर ओबरा में एक ललई हरिजन की कस्टोडियल डेथ हुई थी,
जनपद सोनभद्र के इतिहास में उससे पहले कस्टोडियल डेथ नहीं हुई थी, यानी लॉकअप में मौत। पुलिस ने इस मामले को डाइवर्ट करके दूसरा घटना दिखाया था। मैं इस मामले को भी 3 साल तक कंटिन्यू लड़ा और उस समय ओबरा के यशो थे दिवाकर सिंह, और उस समय सोनभद्र के तत्कालीन कप्तान दावा शेरपा थे। उनके रिज्यूम में ओबरा के सीईओ ने खुद वादी बन करके मुकदमा अपने यशो के खिलाफ लिखवाया था। तो लड़ाई में इतना विवश कर देना चाहिए कि वह मजबूर हो जाए कि अन्याय हुआ है तो वह खुद वादी बने, खुद विभाग के खिलाफ कार्रवाई करे, तब आपकी लड़ाई की मजबूती है। पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अभी आपको अभी इससे पहले जो कप्तान थे दुबे जी, सुभाष दुबे, उन्होंने कनस में फर्जी मुठभेड़, एक मुन्ना विश्वकर्मा नक्सली अपराधी था, उस अपराधी के खिलाफ उन्होंने एक मुठभेड़ की कहानी बनाई, जबकि मुन्ना विश्वकर्मा ने सरेंडर किया था। ये सबको जानकारी में था और उसमें कनच में वो मुठभेड़ दिखाने लगे और मुठभेड़ की पूरी कमांडिंग अपने हाथ में रखे। और आप ही जैसे चैनल के लोगों ने वहाँ शूट किया था और वहाँ से शूट करने के बाद जो उसमें से मुख्य फुटेज थे उसको भेज करके और टीवी में समाचार चले कि सोनभद्र में बहुत बड़ा मुठभेड़ चल रहा है। लेकिन हकीकत ये था कि वह चैनलों पर वह पूरी एंकरिंग की गई थी कि ऐसे पोजीशन लीजिए, ऐसे पोजीशन लीजिए, और एक फर्जी मुठभेड़ की कहानी बनाई गई। दरअसल हमारे भी कुछ लोग वहाँ पर गए हुए थे कार्यकर्ता मुठभेड़ देखने, उन्होंने नेचुरल शूट किया, वो सारी शूटिंग मेरे तक आई, मैंने उच्च अधिकारियों को सूचना दिया, उस वीडियो फुटेज को मैंने दिखाया और इन्होंने सरकार को गुमराह करके गैलेंट्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट करा रखा था। जो जा करके जब सारे फैक्ट और जांच हुई तो उस समय सुभाष दुबे के खिलाफ गैलेंट्री अवार्ड का जो रिकमेंडेशन था उसे गवर्नमेंट में विड्रॉ किया और वापस ले लिया। तो मैं कह रहा हूँ कि सामने लड़ने वाला व्यक्ति, चाहे जिले का डीएम हो, चाहे जिले का कप्तान हो, चाहे एक दरोगा हो, चाहे एक कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, इवन हम करें न्यायालय के अगर जज भी गलत करता है तो उसके खिलाफ भी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, लड़नी चाहिए और लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटनी चाहिए। और मैंने सारे लोगों के खिलाफ लड़ा है, न्याय के लिए लोगों को न्याय दिलाया है। गरीब हो, अगर गरीब आता है उसके पास पैसे नहीं है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पात्र है सहयोग का तो उसका सहयोग होगा, उसे न्याय मिलेगा। पैसा कोई पैमाना न्याय के मैंने अभी उसी की बात भी जिक्र भी किया आपसे कि आपके पास जो भी आता है आप उसकी यथासंभव मदद भी करते हैं। बिल्कुल विकास जी, आप सीधे प्रशासन से भिड़ जाते हैं या सरकार से भिड़ जाते हैं, सरकारी तंत्र से भिड़ जाते हैं, तो आपको कहीं मन में भय नहीं सताता? देखिए, भय तो रहता ही है और मेरे खिलाफ कई साजिशें की गई और मेरे खिलाफ मेरे को कई बार धमकी वगैरह भी दी गई और बहुत सारे टॉर्चर किए जाते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ लोगों से नहीं कह पाता और स्वाभाविक चीज़ है कि अगर इतने बड़े अधिकारियों से अगर आपकी सीधी लड़ाई है तो वो कहीं ना कहीं आपको थ्रेट तो करता ही है। और इसी क्रम में बहुत सारे टॉर्चर हुए हैं मेरे साथ, लेकिन मैं चुप होकर के हर चीज़ मैंने उसे झेला है। मैंने कभी नहीं कहा किसी से और अपने प्रोटेक्शन के लिए मैंने कई बार अधिकारियों को पत्र लिखा था। हाई कोर्ट भी मैं अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मैंने पिटीशन भी दाखिल किया था, वो सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। लेकिन मैं इसे पब्लिक डोमेन में बात को मैं नहीं ले गया क्योंकि पब्लिक डोमेन में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें कानून के दाव पेच में मैंने लड़ा। और आप क्या समझते हैं कि कोई जो जिसे मैंने पनिशमेंट दिलाया है या कोई जेल काट रहा है और मैंने उसके खिलाफ लड़ा है, उसकी नौकरी चली गई या किसी के अवार्ड वापस हो गए, तो मैं भी हो सकता है कि वह कहीं न कहीं से किसी अपराधी से मेरे खिलाफ कोई वारदात करा दे। तो ये तो डर रहता है। लेकिन सोनभद्र के लोगों के जो अन्याय हो रहे हैं उनके साथ, उसके सामने अगर मेरी मतलब बलिदान भी हो जाता हूँ, मेरे साथ कुछ घटना भी हो जाता है तो मुझे कोई अफसोस। एक तरीके से लोगों का आशीर्वाद आपके साथ, लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह, प्यार सब मेरे साथ है। लास्ट प्रश्न, मैं अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल को लोग देख रहे हैं उसमें से बहुत से ऐसे युवा होंगे जो आपके प्रोफेशन से जुड़ना चाहते होंगे, उनके लिए क्या सलाह है? देखिए, जो युवा हैं
और जो इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको सलाह दूं कि अगर आप मेरे प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो आपके लिए यह आपकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन का उचित प्लेटफॉर्म है और इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिल सकता। बात वकालत पेशा पैसे का नहीं है, वकालत पैसे के लिए नहीं किया जाता। वकालत समाज की एक बहुत बड़ी दायित्व और जिम्मेदारी है जिसे आपको निर्वहन करना है। और मैं तो कहूँगा कि आप इस प्रोफेशन को चुनिए और समाज के लिए कुछ अपना योगदान करिए। कुछ न कुछ आप समाज को लगातार देते रहेंगे, एक ऐसा जगह है। विकास जी, लोग सेवा एक तरीके से करते हैं, सेवा का जो क्षेत्र होता है वो चुन कर करते हैं। आपने तो कई तरह से लोगों की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है, जैसे आप शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहते हैं। जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ नहीं पाते, उनको निःशुल्क भी पढ़ाने का आपका संकल्प है। जो बाहर नहीं जा सकते उनको यहीं पे बेहतर शिक्षा देने का आपका संकल्प है। साथ ही कानून व्यवस्था से जुड़कर आप लोगों को न्याय दिलाने का भी कार्य करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। और आप इसी तरीके से, चूँकि मानव जीवन मिला है उसको सार्थक करना चाहिए और आप पूर्णतः उस मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं। हमारे न्यूज़ सप्तक की पूरी यूनिट की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आप हमारे चैनल से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। तो न्यूज़ सप्तक चैनल पर अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता IBT इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री विकास सागर जी के विचारों को सुना और उनके शानदार साक्षात्कार को आपने देखा। आगे भी हम ऐसे ही महान विभूतियों के साक्षात्कार अपने न्यूज़ सप्तक चैनल पर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अपने सौरभ को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।